नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। बैलेंस सम्राट। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा है कि ये परिवारवाद की जमींदारी की युवराज है। राहुल गांधी पर सीधे उन्होंने निशाना साधा है और ये बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि परिवारवाद की जमींदारी जो है वो उसके ये युवराज है राहुल गांधी। देश के विपक्ष के नेता और बिहार के विपक्ष के नेता दोनों पर, तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा। देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार के विपक्ष के नेता ये तेजस्वी यादव, दोनों उन्होंने कहा कि दोनों अराजकता के सूचक हैं। ना तो वे लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और ना ही वे संविधान के नियमों को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग नेता नहीं बल्कि अभिनेता की भूमिका में हैं। अभिनेता बनने की कोशिश में वे संविधान का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें समय पर अनुमति मांगनी चाहिए थी और अगर नहीं मिली तो बात करनी चाहिए थी। लेकिन राहुल गांधी बिहार आएंगे फिल्म देखने, पूरे देश में कहीं फिल्म नहीं देखेंगे। उन्हें यहाँ वोट की राजनीति करनी है, चुनाव का मौसम है, इसलिए आए हैं। और देश की जनता, बिहार की जनता सब समझती है कि ये चुनावी नौटंकीबाज लोग हैं। ये परिवारवाद की जमींदारी के जुबराज हैं। देश के नेता प्रतिपक्ष, बिहार के नेता प्रतिपक्ष दोनों अराजकता के सूचक हैं। न इनको लोकतंत्र में विश्वास है, न संविधान के कानून का ये पालन करने वाले लोग हैं। ये अपने जमींदारी भाव से, अपने जमींदारी के अहंकार में कानून के धज्जी उड़ाते हैं, अपने पद की गरिमा को नहीं रखते हैं। और ऐसे लोग ये नेता नहीं, अभिनेता की भूमिका में एक्टर बनने के प्रयास में ये लोग मजाक उड़ाते हैं संविधान का। अरे आपकी गंभीरता दिखाई पड़नी चाहिए। समय पर अनुमति मांगते और नहीं मिला तो फिर बात करते। लेकिन ये फिल्म देखने बिहार आएंगे। पूरे देश में फिल्म लगा है नहीं, क्योंकि यहाँ वोट की राजनीति करनी है, मौसम आ गया है चुनाव का। ये यहाँ पर संवाद करेंगे। अरे इतने दिन तक शासन में रहे, इस अनुसूचित जाति, गरीबों, दलितों के लिए कुछ करते तो लोग आपके पीछे आता। आज हमारे देश के विरासत का सम्मान किए रहते तो आपका लोग सम्मान करता। ये अनुकंपा की राजनीति करने वाले लोग हैं। सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। देश की जनता, बिहार की जनता सब समझती है कि ये चुनावी नौटंकीबाज लोग हैं। सिर्फ चुनाव में नौटंकी करेंगे, फिर जाकर करके विदेश में। आईएमडी के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने कहा कि अगले एक हफ्ते में दक्षिण भारत के कई इलाकों में 5 दिन तक गरज, बिजली, तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं। मुख्य रूप से तमिलनाडु की उन्होंने बात की है, केरल और कर्नाटका की, जहां कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल में गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। और अगले 5 दिनों तक असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। 16 मई की शाम और 17 मई को तेज हवाएं और गरज के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। एक सप्ताह के दौरान मुश्किल से 5 दिनों में अगर हम बात करें तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग और गस्टी बनी तेज हवाओं का दौर जो है वो साउथ इंडिया, दक्षिण पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ जो भारी बारिश है वो भी कुछ एक स्थानों पर मिल सकती है अगले 5 दिनों के दौरान, मुख्य रूप से तमिलनाडु में, केरला, कर्नाटका में। और अगले 3 दिनों के दौरान जो हमारा तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा का जो क्षेत्र है वहां पर। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो जो हमारा विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहां पर भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है अगले 5 दिनों के दौरान। थंडरस्टॉर्म हो सकती है, गस्टी विंड हो सकती है, लाइटनिंग की एक्टिविटी भी रह सकती है। वहीं पूर्वी भारत में भी थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड की एक्टिविटी रह सकती है। इसके साथ साथ वहां पर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर भी रह सकता है। मुख्य रूप से जो गैंगेटिक वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का है वहां ह्यूमिडिटी भी नॉर्मल से ज्यादा रह सकती है, अधिकतम तापमान भी नॉर्मल से ज्यादा रह सकते हैं। इसलिए हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की वार्निंग जो है गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार के लिए जारी की गई 2 दिनों के लिए। पूर्वोत्तर भारत में मुख्य रूप से जो बारिश का एक दौर चल रहा है उसके अगले 5 दिनों में चलने की संभावना है। यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर मुख्य रूप से असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 2 दिनों के लिए हीट वेव कंडीशन बन सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान में अगले 5 दिनों के दौरान जो मुख्य रूप से जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर हीट वेव कंडीशंस रहने की संभावना है। वहीं जो नॉर्थ मध्य प्रदेश और साउथ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहां पर भी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है हीट वेव कंडीशंस बनी रहने की संभावना है। सर, अगर आप दिल्ली में दिल्ली स्पेसिफिक हुए कुछ बता सके किस तरह का? देखिए, दिल्ली में जो
बादल हैं वो छाए रहेंगे। इसके साथ साथ आज 16 मई की शाम को और रात्रि के समय और 17 मई को मॉर्निंग में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड्स हो सकती हैं, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है, जो कि कभी कभी 50 किलोमीटर तक भी पहुंच सकती है। इसके साथ साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। और जो बाकी के अगले 5 दिनों में बात करें तो सस्टेन्ड सरफेस विंड स्पीड जो है 25 किलोमीटर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है। अधिकतम तापमान जो कल 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास थे, उनका हमारा अनुमान यह है कि जिस थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बाद में कल थोड़ी सी गिरावट हो सकती है इसमें, और इसके बाद में सप्ताह के अंत तक जो है ये 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने। बिहार में 10,709 एएनएम पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण अद्यतन आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर अपना फैसला सुनाया है, जिससे अब जल्द ही ज्वाइनिंग की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। यह भर्ती प्रक्रिया 3 साल से अधिक समय से लंबित थी, जिसने उम्मीदवारों को काफी परेशान किया था। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए फॉर्म भरे गए थे, लेकिन कुछ कानूनी दांव पेच के कारण यह मामला हाईकोर्ट में चला गया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्वालिफाई उम्मीदवारों के विरुद्ध फैसला दिया था, जिसे लेकर उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में अपना फैसला सुनाया है और अंतरिम आदेश दिया है कि जल्द ही ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब इस भर्ती प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है। कोर्ट ने कहा कि जल्द ही ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाए और क्वालिफाई उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दी जाए। इस आदेश से उन उम्मीदवारों को राहत मिलेगी जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन दिया था और वे लंबे समय से अपने नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे। बिहार एएनएम बहाली 2022 यानी लगभग आज 2025 चल रहा है, 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष से जो है बिहार एएनएम बहाली प्रक्रिया जो है 2022 से अभी जो विज्ञापन आई थी, वो अभी तक जो है कहीं ना कहीं कोई कानूनी दाव पेच के कारण जो है बाधित रही। लेकिन पिछले दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक इंटरिम ऑर्डर दिया गया, एक अंतरिम आदेश दिया गया कि जितने भी क्वालिफाइड, जितने भी एग्ज़ाम पास किए छात्राएं, एएनएम छात्राएं जो अपने ज्वाइनिंग लेटर का प्रतीक्षा कर रही हैं, उनके लिए अंतरिम आदेश आया, इंटरिम ऑर्डर आया कि उनको जितना जल्दी हो सके जनहित में, सेवा हित में जो है उनको ज्वाइनिंग दीजिए। बिहार सरकार को जो है ऐसा मंजूरी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पिछले दिनों मिली है। तो जितने भी तमाम पूरे बिहार की एएनएम क्वालिफाइड छात्राएं हैं, एएनएम क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हैं, उनकी जो ज्वाइनिंग का जो प्रतीक्षा में अभी अपने घरों में बैठे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यथासंभव 15 से 20 दिन के अंदर लगभग विभाग जो है आपको ज्वाइन करा लेगी। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी लोग इसमें संघर्ष कर रहे थे अपने ज्वाइनिंग के लिए, जो प्रतीक्षा कर रहे थे, वो सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। थैंक यू सो मच। चलिए, भागलपुर से एक खबर आ रही है, जहां भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में कभी कभी कुछ पुलिस वालों पर वर्दी की जो घमंड या वर्दी की हरक देखने को मिल जाता है, वो एक मामला आया है। आपको बता दें कि बिहार के एक थानेदार पर कई बार गंभीर आरोप लगने के बाद भी उसे क्लीन चिट मिल जाती थी। अब एसएचओ को देर रात दीवार फांदने की सजा मिली है। डीजीपी ने उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। पुलिस मुख्यालय की सख्ती के बावजूद जिलों में पदस्थापित कुछ थानेदार और पुलिसकर्मी वर्दी की हनक दिखाते हैं, लेकिन साथ ही साथ मामले का उजागर होने पर कार्रवाई भी की जाती है। इसी तरह अगर एक मामले की बात करें तो वो भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थानेदार पर कार्रवाई की गई है और पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के आदेश पर सुल्तानगंज थाना के पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल को लाइन हाजिर कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में हाल के आतंकवाद विरोधी अभियानों पर आईजीपी कश्मीर वी के विर्दी ने कहा कि पिछले 48 घंटों में हमने 2 बहुत सफल ऑपरेशन किए। ये 2 ऑपरेशन केरन और त्राल इलाकों में किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कश्मीर घाटी में जो पिछले 1 महीने से जो टेररिस्ट एक्टिविटी हैं, गतिविधियां हैं, उस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में जो बाकी यहाँ पे तैनात सारे सुरक्षा बल हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज का पुनर्अवलोकन किया और उसकी एक समीक्षा करी
और इसी समीक्षा के तहत जो है हम लोगों का बहुत इंटेंसिफाइड फोकस ऑपरेशन पे रहा और इसी इंटेंसिफाइड फोकस और आपसी तालमेल और कोऑर्डिनेशन के तहत हम लोगों ने पिछले 48 घंटों में 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन यहाँ अंजाम दिए हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है अचीवमेंट मिली है। इन दोनों ऑपरेशंस में सीआरपी, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस का शाना बशाना रोल रहा है और इन लोगों ने, हमारे जवानों ने और हमारे अफसरों ने कंधे से कंधा मिला के इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। सरसरी तौर पे ये 2 ऑपरेशंस, एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहां हुआ और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ। इन दोनों ऑपरेशंस में 6 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो आपसी तालमेल है सुरक्षा बलों का यहाँ पे और बाकी सुरक्षा एजेंसीज का, भले जो भी आसूचना देनी हो, इंटेलिजेंस एजेंसी हो, बाकी हो, उनके आपसी तालमेल और समन्वय के कारण ही ये ऐसे जो सक्सेसफुल ऑपरेशन संभव हुए हैं। और हम सब लोग जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में इस चीज के लिए कटिबद्ध हैं कि जो टेरर इकोसिस्टम है या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है उसका खात्मा करने के लिए हम सदैव तत्पर एवं हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। अब मैं जीओसी विक्टर फोर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको अपने जो हिस्से का पक्षसार दें। गुजरात के भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और उन्होंने इस दौरान कहा कि मैं आज आपके बीच में आपका अभिनंदन करने के लिए आया हूं और ऑपरेशन सिंदूर में सचमुच में आप लोगों ने करिश्माई काम किया और भारत का मस्तक आपने सारी दुनिया में ऊंचा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यह कोई छोटी बात नहीं है कि हमारे एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है और यह बात पूरी तरह से साबित हो चुका है। आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। और बहादुर जवान साथियों, ये आज आपके बीच में आया हूं तो आपका अभिनंदन करने के लिए आया। ऑपरेशन सिंदूर में सचमुच आप लोगों ने करिश्माई काम किया है। भारत का मस्तक सारी दुनिया में आपने ऊंचा किया है, इसलिए मैं आप सबके बीच आया हूं। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे सैनिक अथवा हमारे सिविलियन जो ही शहीद हुए हैं, मैं सबको मैं नमन करता हूं और जो हमारे बहादुर जवान घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी मैं ईश्वर से मैं कामना करता हूं। पूरी तरह से सुरक्षित है ऑपरेशन सिंदूर। और मैं बताना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया? ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर गुजराती मां के और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। और मैं ये कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम की। वह इस्तेमाल की जाए हम नहीं चाहते। साथियों, अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद और वहां की सरकार का चोली दामन का संबंध है। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच का नकाब अब पूरी तरह से उतर चुका है।
अतः इस परिस्थिति में यदि वहां परमाणु अस्त्र एटॉमिक वेपन रहते हैं तो इस बात की संभावनाओं को भविष्य में नकारा नहीं जा सकता कि कभी वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाएं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान की आम जनता के लिए भी एक गंभीर खतरे की बात होगी। सारे विश्व और खासकर पाकिस्तान की आवाम को यह समझना होगा कि वो कितने बड़े खतरे के मुकाम पर बैठे हैं। वो एक ऐसे बारूद की ढेर पर बैठे हैं जिसके चारों तरफ माचिसों आपस में लड़ते हुए लोग हैं। इस हालात के लिए पाकिस्तान की फौज को संदेश देना चाहूंगा, कागज का है लिबास, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। और साथियों, कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है और यह बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है तो हमारी तीनों फोर्सेस की, लेकिन आज एयरबेस पर आए हूं इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। और आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। और पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस भी तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने केवल पराक्रम ही नहीं दिखाया है बल्कि पूरी दुनिया के सामने प्रमाण भी दिया है। प्रमाण इस बात का कि अब भारत की युद्ध नीति और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक भी दोनों बदल चुकी है। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का संदेश पूरी दुनिया तक इस बार पहुंचा दिया है। अब मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। इतना कहूंगा कि आपके पराक्रम ने यह दिखा दिया है कि यह वो सिंदूर है जो श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य का प्रतीक है। यह वह सिंदूर है जो सौंदर्य का नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है जो भारत ने अब आतंकवाद के माथे पर खींच। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।